भारत में अगर कोई आदमी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन मांगता है तो बैंक 5 बार सोचता है। लेकिन एक आदमी बिना किसी गारंटी के बैंक से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेता है और फिर देश छोड़कर चला जाता है। और फिर वही आदमी महात्मा गांधी की चप्पल, टीपू सुल्तान की तलवार और बेंगलुरु के ऐतिहासिक प्लेस को अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज भी करता है। आगे की वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन है ये आदमी और ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह से अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज करता है। साल था 1799, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उनकी तलवार अंग्रेजों के हाथ लगती है और फिर ये तलवार बाद में ब्रिटेन में एक प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन जाती है। तब साल 2004 में जब इस तलवार को लंदन में हुई एक नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया तो ये आदमी, जो कि एक बिजनेसमैन था, टीपू सुल्तान की तलवार को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदता है और भारत वापस लाता है और फिर कहता है कि ये तो मेरे कर्नाटक की शान है। पर ये खरीद तब होती है जब ये आदमी चुनाव में खड़ा होता है। फिर साल 2009 में ये आदमी अमेरिका में हुई एक नीलामी से महात्मा गांधी का चश्मा, चप्पल और घड़ी और ये सब चीजें खरीद कर वापस भारत आता है और कहता है कि मैंने अपने देश की धरोहर को बचाया है, मैं एक बड़ा देशभक्त हूँ। लेकिन क्या ये इसकी देशभक्ति थी या कुछ और? 6 मार्च 2009 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों और नीलामीकर्ताओं से ये अनुरोध किया था कि नीलामी को रोक दिया जाए, क्योंकि ये वस्तुएं भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। लेकिन ये नीलामी नहीं रुकती और ये आदमी महात्मा गांधी से जुड़ी ये चीजें खरीद लेता है। इतना ही नहीं, ये आदमी बेंगलोर प्लेस, जो कभी वोडियार राजाओं का निवास था, 19वीं सदी की ब्रिटिश आर्किटेक्चर की इस हेरिटेज को ये आदमी लीज पर लेता है और अपनी कंपनी के कैलेंडर शूट, कॉर्पोरेट इवेंट्स और फिल्मों के लिए किराए पर देना शुरू करता है, जिसके कारण ये हेरिटेज प्लेस एक बिजनेस प्लेस में चेंज हो जाती है। होता यह है कि इस हेरिटेज का यूज किया गया एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड खड़ा करने के लिए, किंग ऑफ गुड टाइम्स की छवि बनाने के लिए। सोचिए, एक सदी पुरानी एक ऐसी हेरिटेज जिसे आम आदमी अंदर से देख भी नहीं सकता था, उसे ये आदमी अपनी प्राइवेट ब्रांडिंग के लिए यूज करता है। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये वही इंसान है जिसने 2005 में अपनी एक लग्जरी एयरलाइन शुरू की थी, किंगफिशर एयरलाइंस, और 2008 में आईपीएल में 111 करोड़ रुपए लगाकर आरसीबी को खरीदने वाला विजय माल्या। सोचने वाली बात यह है कि जब किंगफिशर एयरलाइंस पर पहले से ही 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, तो फिर इसको वापस लोन कैसे मिलता है? 2009 में आईडीबीआई बैंक ने वापस इसे 950 करोड़ रुपए का लोन दिया। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार माल्या के लिए कई नियम बदले गए, कागजों में गड़बड़ियां हुई, अधिकारियों ने अप्रूवल्स जल्दीबाजी में दिए। सीबीआई रिपोर्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आरबीआई ने किंगफिशर को एनपीए घोषित होने से पहले 2 बार छूट दी थी। साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और 2016 में विजय माल्या देश छोड़कर चला जाता है। बेंगलुरु प्लेस वापस सरकार के अधिकार में आ गया। सवाल फिर भी यही है कि क्या विजय माल्या एक विजनरी बिजनेसमैन था या फिर एक ऐसा आदमी जिसने देश की सांस्कृतिक विरासत को अपने फायदे के लिए यूज किया? और सबसे बड़ा सवाल, जब आम आदमी एक छोटे से लोन के लिए बैंकों में भटकता है, तब इस आदमी को बिना गारंटी के इतना बड़ा लोन कैसे मिल जाता है? आपके इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।